अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल परवाज़ एकेडमी। ये जो है हमारा महाराष्ट्र टीईटी साइंस सीरीज़ का 6th पार्ट है। इससे पहले के 5 पार्ट जो है चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स ऐसे देखने वाले हैं जिन पर एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता ही है टीईटी में। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस मैंने समरी लिखी हुई है क्वेश्चंस की, जो महाराष्ट्र टीईटी में अब तक पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट। वी नो डैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट का एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। अभी यूनिट्स जो है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि यूनिट्स के बारे में एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहता ही है साइंस में। ठीक है, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल्स। उसके बाद में टेम्परेचर, बहुत से लोग जो है वो हीट और टेम्परेचर को एक ही कंसिडर करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट क्वांटिटी। कि टेम्परेचर आपको क्या दिखाता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का जो यूनिट है ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट? केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के मेजरमेंट के यहाँ पर 3 स्केल्स है, 3 यूनिट्स है। एक है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। इन तीनों स्केल्स के अंदर में जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट होगा 212 डिग्री के ऊपर में, और डिग्री सेल्सियस के अंदर में बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 पर। ठीक है, ये हमको पता ही है। उसके बाद में फ़ारेनहाइट और केल्विन का भी आपको याद रखना है। केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट होगा 373.15 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट में होता है 32 पर, डिग्री सेल्सियस में होता है 0 पर। ये सबको पता ही है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिग्री सेल्सियस में 0 पे होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन्स में दिया जाता है वो होता है 273। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है स्केल से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अभी ये जो रिलेशन है यहाँ पे F जो है ये होगा फ़ारेनहाइट के लिए और C होगा सेल्सियस के लिए। ये रिलेशन दिखाता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। हो सकता है कि आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया जाए और आपको पता करना हो फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया जाए और उसको सेल्सियस में पता करना हो। तो ये फार्मूला आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। इसके बाद में ये जो सेकेंड फार्मूला है K इज इक्वल्स टू C प्लस 273.15, तो ये किसका रिलेशन है? केल्विन और सेल्सियस का। अभी इसके ऊपर में क्वेश्चन जो है 1-2 मरतबा पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि आपको जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया जाएगा और आपको केल्विन में उसको चेंज करना होगा। हो सकता है केल्विन में दिया जाए और सेल्सियस में चेंज करना पड़े। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा गया था 2019 में कि टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल इज। अभी हमने रिलेशन देखी, क्या रिलेशन है? K इज इक्वल्स टू C प्लस 273.15। अब आपको सिंपली क्या करना है, C की जगह पर 10 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 प्लस 273.15। सॉल्व करने पे आपको कितना मिल जाएगा 283.15 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन उसके बाद वाला 2013 में पूछा गया था, द टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल इज। अभी यहाँ पर आप सेम C की जगह पे क्या करेंगे 27 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 प्लस 273.15, ये सेल्सियस में। अब इसको केल्विन में कितना हो जाएगा, फिर ये 300 केल्विन आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये जो फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू C प्लस 273.15 जो कि केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन दिखाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन अभी हमने देखे कि जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। ये कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसके ऊपर में भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। अभी जो वाटर है यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर में जो है उसके अंदर में फैलाव होता है, यानी कि क्या होता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, यूजुअली कोई भी सब्सटेंस आप लेंगे, कोई भी लिक्विड लेंगे, लेकिन जो वाटर है वो इन सब से
अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। जैसे कि जब आप वाटर को हीट करते हैं, व्हेन यू हीट द वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, अभी 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप पानी को गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और उसके बाद में एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज़ मिनिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वॉल्यूम सबसे कम होगा। अब जब आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब ये मैंने वॉल्यूम के टर्म में बताया। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज़ क्या होती है, डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम 1/v। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इन्वर्स रिलेशन है, तो जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा वहाँ डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में ये वॉल्यूम की जगह डेंसिटी पूछा जाता है, तो व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेंसिटी के फॉर्म में डेंसिटी इंक्रीजेस। एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी विल बी मैक्सिमम, और उसके बाद में व्हेन वाटर इज़ हीटेड अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वाटर हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपको किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर जिसका मास कितना यूनिट मास है और उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आपको इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको कितनी हीट लगेगी, वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट। अभी वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो अदर सब्सटेंसेस से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इट हैज़ द हाईएस्ट मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। यही रीज़न है कि वाटर को जो है एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि दूसरे सब्सटेंस के मुकाबले में वाटर को हीट होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, उसको गर्म होने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हैवी वाटर क्या होता है। अभी हैवी वाटर पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। हमारा जो कॉमन वाटर है वो क्या होता है, H2O। लेकिन जो हैवी वाटर होता है उसमें क्या होता है ना कि H2O हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है, ड्यूटेरियम। पता है ड्यूटेरियम क्या होता है, H12, इट इज़ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो कॉमन वाटर है उसके हाइड्रोजन की जगह पे अगर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है तो उससे आप कहेंगे हैवी वाटर। ठीक है, उसके बाद में हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, एंड 1 ग्राम मोल ऑफ हैवी वाटर इक्वल्स टू होता है 20 ग्राम हैवी वाटर। ये कुछ पॉइंट्स है हैवी वाटर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। और जो हैवी वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे कॉमन वाटर से कितनी ज़्यादा होगी, 11% ज़्यादा होती है। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। अभी हमने देखे वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन द वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। अभी हमने देखे कि वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से जब हीट देते हैं तो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑफ वाटर क्या होगा। मतलब कि जब लिक्विड का फेज चेंज होगा, सॉरी वाटर का फेज चेंज होगा क्या में, लिक्विड से सॉलिड में, तो उस वक्त क्या होगा। तो अभी यहाँ पर इसका आंसर आएगा डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे कि जब हम वाटर की टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब कि वाटर का जब टेम्परेचर हम 0 से बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा था, उसका वॉल्यूम कम हो रहा था। अभी लिक्विड से जब आप सॉलिड में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे। तो इस हालत में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होंगी और वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन 2019 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस।
ए हीट इज इमिटेड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि हीट इमिट होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बी है हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ता है। सी है हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। उसके बाद में है हीट इज एब्जॉर्ब बट टेम्परेचर रिमेन सेम। तो अभी क्या होता है कि जब आइस जो है वो उसकी मेल्टिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी हीट है वो फेज चेंज के लिए एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो मतलब कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जो हीट दी है उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो हीट जो है सिर्फ फेज चेंज में यूज़ हो जाएगी। तो ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा हीट इज़ एब्जॉर्ब बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। इसके बाद में क्वेश्चन है वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट बिकॉज। अभी हमने देखी कि वाटर को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। उसके बाद में क्वेश्चन है 1 ग्राम मोल ऑफ हैवी वाटर इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 20 ग्राम ऑफ हैवी वाटर। उसके बाद में व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैवी वाटर इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में इसका यूज क्यों होता है, तो इट इज़ यूज एज मॉडरेटर। ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइट क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रैवल। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं लाइट से रिलेटेड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टीईटी में पूछे जाते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू मिरर। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा टीईटी में अब तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अभी मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिससे कि हमें किसी भी चीज़ का एक वाज़ह अक्स यानी कि एक ऑब्वियस इमेज, एक क्लीन इमेज जिस किसी भी चीज़ की हमको मिलती है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो मिरर्स यूज़ करते हैं अपने घर में, वो किसकी एग्जांपल है, प्लेन मिरर की। कि ये एक जो है एक प्लेन सरफेस होती है जिसके ग्लास सरफेस, जिसके एक साइड को जो है एल्युमिनियम या फिर सिल्वर की कोटिंग की जाती है। तो जो प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर में अभी क्या होता है कि जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी जो बॉडी है यहाँ पर और ये जो इमेज है, तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर के ऊपर में रखा हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस से है उसका मिरर से, तो उसका जो इमेज है वो कितने मीटर पे रहेगा, 1 मीटर पे। तो यहाँ पे जो बॉडी है और जो उसका जो इमेज है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर्स। तो आपको ये याद रखना है कि प्लेन मिरर के अंदर में जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो बॉडी रहती है वो उसमें, और जो उसका इमेज जो फॉर्म होती है, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है कितना हो जाता है, उन दोनों के दरमियान में फासला कितना होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 2 मीटर पे होती बॉडी, तो उसका जो इमेज है वो भी 2 मीटर पे होता, तो टोटल दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो जाता 4 मीटर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना। उसके बाद में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि प्लेन मिरर के अंदर में अगर आपको किसी भी चीज़ का एक पूरी इमेज यानी कि एक फुल उसका रिफ्लेक्शन, फुल इमेज देखना हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि जो मिरर है इसका जो लेंथ है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ से एटलीस्ट हाफ होना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के अंदर में जो साइज़ है, जितनी ऑब्जेक्ट साइज़ रहेंगी, हमको उसका जो इमेज मिलेगा उन दोनों की साइज़ कैसी होगी, सेम होगी। इसके बाद में हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे मिलकर बने होते हैं, इसके बाद हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि ये जो मिरर है ये किससे बना होता है, एक स्फेरिकल एक हॉलो स्फेयर होता है जिससे ये मिरर बनता है, जिसका मिरर एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी अभी 2 टाइप्स है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो इनर सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी
आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मेरे इससे रिलेटेड वो ये है कि यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये कौन सा सेंटर होता है, जिस स्फीयर का, जिस हॉलो स्फीयर का ये जो मिरर हिस्सा है, ठीक है, जिस मिरर यहाँ पर अगर इस तरह से ये होता तो इसका ये जो पार्ट है तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो P है इसे हम कहते हैं पोल, इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, तो इसे हम कहेंगे पोल। और अभी यहाँ पर ये जो आपको F दिख रहा है, F क्या है, फोकल पॉइंट। ये F क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले तो ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो C और P से जो होकर गुजर रहा है इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट की रेज जाती है और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, तो जिस पॉइंट के ऊपर में वो पूरी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, वहाँ पर इसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। अभी इस फोकल पॉइंट और पोल के जो डिस्टेंस होता है इसे आप कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको आप डिनोट करते हैं F से। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और P यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको आप कहेंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है। और R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये यहाँ पर F से लेके P होता है फोकल लेंथ स्मॉल f, तो यहाँ पर ये भी अगर हम इसको, ये F और F दोनों कितना हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 2F, ठीक है। ये आपको पॉइंट जो है याद रखना है। अभी इसके बाद में हम देखते हैं इस पर क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। अच्छा, पहले मिरर फार्मूला देख लीजिए। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी इसमें f होता है फोकल लेंथ, v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर आपको फोकल लेंथ दी जाए तो आप इमेज डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, या फिर फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड फार्मूला है ये दिखाता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ हाइट इमेज और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाता है आपका मैग्नीफिकेशन। उसके बाद में है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ। इसके ऊपर में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको एक पॉइंट जो है यहाँ पर याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव रहती है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होती है। अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स के लिए कैसी होगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमको पावर पता करना है। P इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f। P इज इक्वल्स टू होता है 1/f। अब आपको यहाँ पे फोकल लेंथ जो है ये 1 सेंटीमीटर दी गई। यहाँ आपको ऑप्शन में देखिए क्या दी गया है, 1D। यहाँ पर D क्या होता है, डायपटर। क्या होता है, DIAPOTER। डायपटर क्या है, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, ये यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट है, आपको इसको पहले SI में करना पड़ेगा, यानी कि मीटर में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 × 1 × 10 × 10⁻⁻²। अब ये हो गया मीटर में। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 डायपटर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन हमने अभी देखे, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। क्या दिया गया है, प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अभी हमने देखे डबल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन है कि इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल्स टू। फोकल लेंथ दी गई है और हमने अभी देखी कि रिलेशन क्या है, फोकल लेंथ R इज इक्वल्स टू होता है 2F, इसलिए R इक्वल्स टू यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 × 30। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर।
इस तरह से ये फॉर्मूले कुछ जिनको आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि काफ़ी बड़ा था और मैंने यहाँ पर उसे नहीं लिया। इसके साथ ही आपको जो रेफरेंस है, अगर आप इसका रेफरेंस देखें तो 9th स्टैंडर्ड की जो महाराष्ट्र स्टैंडर्ड की जो बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, वो आप इसके रेफरेंस जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ में एक पॉइंट है जो आपको खुद देखना है, वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। तो वहाँ पर जो अलग अलग इमेजेस होती है, अलग अलग मतलब कि अलग अलग पोजीशन जब रहती है, तो वहाँ पे अलग अलग इमेजेस जो है आपको मिलती है, वो आपको पढ़ना है, जो आपको 9th स्टैंडर्ड की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। तो यहाँ पर अभी ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।